राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ कंपनी का बात करने वाले हैं जिनका Q2 FY26 का पूरा फुल नंबर भी आ चुका है और साथ में इन लोग का कॉन कॉल भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या इन लोग का ग्रोथ आया रेवेन्यू में, क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और कंपनी क्या अपने कॉन कॉल में फर्दर कुछ गाइडेंस वगैरह दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरेकल का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इनका आई थिंक लास्ट कुछ मंथ पहले ही इन लोग का IPO आ रखा है और अगर आप यहाँ पे इनका चेक करोगे ना तो आई थिंक 5% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस बार के क्वार्टर में। और इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो इनका 7.5% का इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो प्रॉफिट इन लोग का आई थिंक 7% से डी ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में। और अगर हम थोड़ा सा बात करें इन लोग का कहाँ कहाँ पे बिजनेस वर्टिकल है और इन लोग का रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आता है, तो आप अगर थोड़ा सा इनका देखोगे ना, इनका 21% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 9% रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है और 70% रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है, जो कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब साइड से आता है। यानी कंपनी ये मान के चलिए मेनली फोकस्ड है साउथ इंडिया साइड में और साथ में इन लोग का सामान वगैरह एक्सपोर्ट भी होता है। अगर मैं थोड़ा सा इन लोग का आपको दिखा दूं तो ये रहा, इन लोग का आप देखोगे ना सांभर हो गया, फिर उसके बाद डोसा वगैरह हो गया, तो इन सब में ये लोग डील करते हैं जो कि रेडी टू कुक होता है, तुरंत जो इंस्टेंट बन जाता है उस सब टाइप में। इडली हो गया, सांभर हो गया, वड़ा वगैरह हो गया, ये सब में इन लोग का बिजनेस वर्टिकल है। और इन लोग का कुछ स्वीट्स वगैरह भी आते हैं। आप प्लीज़ इनका जाके एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर रीड आउट करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे है, ये लोग कैसे काम करते हैं, तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और इनका आप जाके प्लीज़ कॉन कॉल भी रीड आउट करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि बिजनेस किस किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इनका ओवरऑल ग्रोथ देखा तो बिल्कुल मतलब सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रो हुआ और प्रॉफिट गया तो आप पूछो ही मत, 7-8% से प्रॉफिट इनका नीचे आ गया है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। इसका कुछ रीजन है। पहला रीजन, इस बार के क्वार्टर में GST का जो रेट कट होने वाला था तो उसके वजह से ना डिमांड में कुछ स्लो डाउन आ गया था, क्योंकि कस्टमर उतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था ज़्यादा ये सब सामान वगैरह बाई करने में, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा इन लोग को मार्जिन पे हिट हुआ। लेकिन ये वन टाइम था। अब GST का जो होना था रेट कट वगैरह अब हो चुका है और नॉर्मल हो चुका है। अब बैक टू नॉर्मल मान के चलिए, कंज्यूमर वगैरह आ गया है। अब जिसको जो खर्चा करना होगा, यहाँ जो सामान खरीदना होगा, अब बड़े आराम से खरीद पाएगा। अब उसके मन में ये नहीं रहेगा कि भाई 10-15 दिन में 20 दिन में GST का रेट कट कुछ होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका। वे आई थिंक 22 सितंबर से ही लाइव हो चुका था। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ओवरऑल देखें इनका ग्रोथ वगैरह, तो आप अगर देखोगे लास्ट 2-3 सालों में कंपनी बिल्कुल ना के बराबर अपना रेवेन्यू ग्रो किया। अगर हम थोड़ा सा इनका पास्ट भी देख लें तो FY25 में कंपनी ने हार्डली 1.5% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। और अगर हम लोग FY24 में भी देखेंगे ना तो वहाँ पे कंपनी का हार्डली 8% से रेवेन्यू ऊपर गया था। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल कंपनी लास्ट 3 सालों से बिल्कुल ना के बराबर ग्रो कर रहा है और इस बार भी Q2 में भी बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट गया तो नीचे आ गया है। अगर आप जाके प्रॉफिट भी देखोगे तो लास्ट 3 सालों में कुछ प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ है, प्रॉफिट उल्टा डी ग्रो हुआ है लास्ट 3 सालों में इस कंपनी के लिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले Q3 में, Q4 में क्या इन लोग का ग्रोथ वगैरह रहता है रेवेन्यू में, और इन लोग का क्या बिट्टा मार्जिन इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, और क्या इन लोग का प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे ना Q2 का, और इनका कुछ एक आध दो टीवी इंटरव्यू भी था, मैंने उसको भी पूरा देखा, तो वहाँ पे कंपनी कुछ भी फिलहाल के लिए गाइडेंस वगैरह नहीं दे रही है आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए। तो अब जब इनका Q3 Q4 का नंबर आएगा तब हम लोग और बेटर अंडरस्टैंडिंग निकाल पाएंगे कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या कुछ ग्रोथ वगैरह आने वाले टाइम में बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ओरेकल इंडिया नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है। जिस सेगमेंट में काम करता है वे वहाँ पे ग्रोइंग डिमांड है, और साथ में फिलहाल के लिए अभी बस ये है नो प्रॉब्लम लास्ट 3 साल से और इस क्वार्टर में भी कंपनी बिल्कुल ना के बराबर अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिट वगैरह उल्टा नीचे की तरफ आ रहा है और इनका बिट्टा मार्जिन भी थोड़ा हैम्पर होते हुए दिख रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या कंपनी ग्रो करती है कि नहीं करती है। तो फिर इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो, तभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि कौन सा बिजनेस ग्रोइंग है, कौन सा बिजनेस ग्रोइंग नहीं है। जो भी बिजनेस ग्रोइंग नहीं है बस आप उसको ट्रैक करो, उसमें आप घुसो मत। मेरे कहने का मतलब है
आप उसको ज़्यादा उतना कुछ मत देखो, इन द सेंस कि आप कुछ उसको कर रहे हो या ले रहे हो, वे सब अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखो, ये सब बातें पहले अच्छी होती थी कि अभी यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, या फिर ये सस्ता है, उसका फॉरवर्ड भी सस्ता है, या फिर इसका प्राइस टू सेल्स सस्ता है। लेकिन अब ये देखो, उस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रोथ है भी कि नहीं भी है। तो मैं बस ये ओरेकल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये किसी भी बिजनेस में ए बी सी एक्स वाई जेड, आप देखो पहले उसको, कंपनी को ट्रैक करो, उसका कॉन कॉल रीड आउट करो, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखो कि कंपनी क्या ग्रोथ का बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हमको वही देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या ओरेकल इंडिया Q3 Q4 में FY27 में क्या ग्रो करती है कि नहीं करती है। अगर मान लो अभी तो फिलहाल के लिए FY24 में, FY25 में और Q2 FY26 में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट वगैरह तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा वैल्यू क्रिएट करोगे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन वही है, अब हमको देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी और किस रेट से ग्रो नहीं करेगी। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकंड, ये है आपका नेटवर्क पीपल सर्विस, इनका नाम है कंपनी का पूरा। तो आप देखोगे ना, इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था आई थिंक Q3 FY25 में, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था। अगर मैं इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बात कर लूँ कि इन लोग का कौन कौन सा सेगमेंट है, इनका 2-3 सेगमेंट है। पहला है जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, और साथ में इन लोग का टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, और इन लोग का एक है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये लोग, इन लोग का पूरा ओवरऑल मान के चलिए अगर पेटीएम है या फिर कोई बैंक है, तो उन लोग को अगर यूपीआई सर्विस वगैरह यूज करना है तो ये लोग मान के चलिए प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और कोई बैंक है, कोई फिनटेक है, उन लोग को जो भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं उन लोग को थोड़ा सेफ और सिक्योर रखने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड वगैरह ना हो, वहाँ का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। तो मान के चलिए ये लोग ना आउटसोर्स्ड हैं, इन लोग का कोई डायरेक्ट एंड कस्टमर से रिलेशन नहीं है। बस ये लोग मान के चलिए B2B वाली कंपनी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई बैंक है, HDFC हो, चाहे कोटक हो, चाहे कितना भी छोटा बैंक हो, चाहे कितना भी बड़ा बैंक हो, चाहे कोई फिनटेक कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वे NBFC क्यों ना हो, अगर उसको UPI देखना है या फिर किसी और सर्विस में देखना है, और जो उसके कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, जो भी पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉड वगैरह ना हो, उन सबको सेफ सिक्योर रखना है, तो ये लोग उसी का प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो लेकिन आप देखोगे इन लोग का कुछ कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक बड़ा टाई अप वगैरह था, तो वे Q3 FY25 में वहाँ पे ब्रेक हो गया था और वहाँ से रेवेन्यू आना थोड़ा बंद हो गया था। तो उसी की वजह से जो कंपनी अपना गाइडेंस दे के रखे थे कि हम लोग FY25 में, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग इस साल के फाइनेंशियल ईयर जो उनका चल रहा है Q2 और Q1 जो गया है, मैं उसका भी बात करूँगा पूरा डिटेल में। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे तो उन्होंने उस समय जो अपना गाइडेंस दे रखा था कि FY25 में हम लोग 75% से लेकर 100% के बीच में ग्रो करेंगे अपने रेवेन्यू को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पहले Q1 में और Q2 में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ग्रोथ हुआ था 100% के अराउंड, लेकिन Q3 Q4 में डी ग्रोथ हो गया था 30-40% के अराउंड ओवरऑल। अगर आप देखोगे ना तो Q3 में भी आई थिंक 40% से अराउंड इन लोग का रेवेन्यू डी ग्रो हुआ था, और Q4 में भी इन लोग का आई थिंक 30-40 के अराउंड इन लोग का डी ग्रो हुआ था इनका ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। लेकिन फिर उसके बाद कंपनी ने अपने बहुत सारे डाइवर्सिफाई किए, अलग अलग सेगमेंट में कंपनी फिर गया। आप प्लीज़ इसका जाके एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर रीड आउट करिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इनका बिजनेस क्या है, ये लोग कैसे वर्क करते हैं। आप लोग खुद यहाँ पे देखोगे तो कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग कैसे बीच में हम लोग काम करते हैं, कस्टमर के बीच में, फिर बैंक के बीच में, मर्चेंट के बीच में। तो अगर आप देखोगे ना तो इनका प्लीज़ अभी वो जाके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर रीड आउट करिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर हम लोग बात करें अभी के लिए, फिलहाल के लिए, तो फिलहाल कंपनी ईयर ऑन ईयर लेवल पे तो नहीं ग्रो कर रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो कंपनी नो डाउट फिर से बैक टू नॉर्मल पे आ रही है लास्ट 2 क्वार्टर से। लेकिन ये मैं आप लोग को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बता रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका Q2 FY26 से और इसमें लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 FY26, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका रेवेन्यू वगैरह ना 39% का अराउंड ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 सेकंड, नेट प्रॉफिट वगैरह, तो यहाँ पे भी इन लोग का 39% से रेवेन्यू इन लोग का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ, और 38% के अराउंड इन लोग का वही रेवेन्यू भी ग्रो हुआ। लेकिन हम लोग किसी भी बिजनेस को देख रहे हैं ना, तो हमको कभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए। वे 1000 में कोई 1-2 कंपनी होता है जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख लोगे, लेकिन वैसे हम लोग नॉर्मल ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे Q2 का ईयर ऑन ईयर लेवल पे,
तो बहुत बुरा कंडीशन है, लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत बुरा कंडीशन है, मैंने आपको ये पहले भी बता ही दिया था। अगर हम पहले इनका देखें Q1 का नंबर, Q1 FY26 में, तो वहाँ पे इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे 53% से रेवेन्यू डाउन है। Q2 में आप देखोगे जो रिसेंट क्वार्टर बीता हुआ है, यहाँ पे भी 30% से इन लोग का रेवेन्यू डाउन है ईयर ऑन ईयर लेवल पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नो डाउट ग्रोथ वापस आ रहा है, बैक टू नॉर्मल हो रही है कंपनी। अगर आप इनका रिसेंट कॉल भी सुनोगे तो वहाँ कंपनी बता रही है कि हम लोग में भी अब आने वाले क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी ग्रो करने लगे, जैसे ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और जैसे पहले इन लोग का था ना, तो वे कॉर्पोरेट बैंकिंग में इन लोग का ज़्यादा जो ये लोग अपना प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस में प्रोवाइड करते थे, वहीं पर इन लोग का ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब कंपनी पूरा अपना जो भी इन लोग का प्रोडक्ट लाइन है उसको ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब ये लोग कई सारे नए नए सेगमेंट पे जा रहे हैं, ताकि अगर कहीं एक जगह हैम्पर हो ना, तो वे दूसरी जगह हैम्पर ना क्रिएट हो, ताकि वे दूसरा संभाल लें इनके बिजनेस को। तो फिलहाल के लिए आप कंपनी ट्रैक करिए, देखिए कि कब इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे अच्छे लेवल पे ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। अगर आप वैसे देखोगे, अगर कोई कंपनी NPST को ट्रैक कर रहा होगा तो वे 100% के अराउंड ग्रोथ पहले देखा होगा, और फिलहाल के लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत बुरा कंडीशन है, मतलब डी ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ आ रहा है। लेकिन हमको किसी भी बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको मतलब होना चाहिए ईयर ऑन ईयर लेवल पे आप किस रेट से ग्रो कर रहे हो, और आप अपने फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से आप कितने रेट से ग्रो किए, कितना आपका प्रॉफिट बढ़ा, कितना आपका EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ, कितना आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर गया, ये ज़्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू द क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अगर मान लो कोई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखाते गई, ठीक है, और लेकिन ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर लेवल पे बिल्कुल ना के बराबर ग्रो हुआ, वहाँ पे कंपनी उल्टा डी ग्रो कर गई, तो फिर जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं निकलेगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तब वहाँ पे ना ही उन लोग का कुछ ना प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाएगा, ना ही कुछ उन लोग का EPS वगैरह उतना ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, आप लोग हर कंपनी को ईयर ऑन ईयर लेवल पे ट्रैक करो, समझो, देखो कि कंपनी फिर अपने कॉल में क्या गाइडेंस दे रही है, आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो कंपनी फिलहाल के लिए बता रही है कि हम लोग में भी आने वाले कुछ क्वार्टर बाद ही हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएं, और थोड़ा अच्छे रेट से हम लोग ग्रो करने लगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन अब कब होगा, अगले क्वार्टर में होगा कि 5 क्वार्टर बाद होगा कि 3 साल बाद होगा, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, अपना 200% आपको देना पड़ेगा, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी बिजनेस के बारे में। तो फिलहाल के लिए NPST का ईयर ऑन ईयर लेवल पर नंबर बहुत खराब है। अब आने वाले क्वार्टर में क्या इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पर ग्रो होता है कि नहीं होता है, अब तो हमको आने वाले क्वार्टर में ही पता चल पाएगा। तो फिर चलिए अब हम लोग इनका नेक्स्ट जो भी और भी कंपनी है, 1 सेकेंड है कि ये है, हाँ, इज्मो का, अब हम लोग इनका भी बात कर लेते हैं। इनका कुछ बहुत ज़्यादा फेमस वगैरह हुआ था, कुछ सेमी कंडक्टर से जुड़ा हुआ। तो अगर थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो इनके कई सारे वर्टिकल है, अलग 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 वर्टिकल है, 3-4 वर्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बस एक ही जगह काम करती है। अगर थोड़ा सा हम बात करें जो इनका सबसे फेमस है, जो फेमस हो रहा है स्लोली, इनका है सेमी कंडक्टर साइड में। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। आप खुद यहाँ पे देखोगे अगर, तो कंपनी कोई सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बस ये लोग उसको पैकिंग करते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये रहा, यहाँ पे खुद पढ़ लो, इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट एज शोइंग रिजल्ट, यानी कि जो सेमीकंडक्टर को जो उसको पैक किया जाता है ना, जो उसकी पैकेजिंग होती है, ये लोग उसमें हैं। ये लोग कोई सेमीकंडक्टर पूरा स्क्रैच से नहीं बना के उसको फिर सेल कर रहे हैं। जो भी कंपनी वगैरह है, जो कंपनी सेमीकंडक्टर वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे बाहर से चाहे इंडिया में, ये लोग उनके लिए उनका पैकिंग करते हैं। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई भी आउटसोर्स वर्क होता है ना, ताकि आपका काम और आसान हो जाए, तो ये लोग इनको आउटसोर्स तरीके से मिलता है बिजनेस सेमीकंडक्टर में उसको पैक करने का। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इन लोग का जो भी है अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वगैरह हो भी रहा है यहाँ पे। और कंपनी ओवरऑल इस साइड में 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का ओवरऑल कैपेक्स वगैरह कर रही है, जहाँ से ये लोग आने वाले टाइम ओवर टाइम में मान के चलिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये लोग बस इसी सेगमेंट से, जो इन लोग का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग साइड है, मैं पैकेजिंग बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ये मतलब समझो कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कंपनी को, आप लोग ऐसे देख रहे हो कि कंपनी मतलब बस सेमीकंडक्टर बनाती है ना भाई। आप इनका जाके
पीपीटी देखो, इनका कॉन कॉल सुनो, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कंपनी किस जगह काम करती है, क्या इनका वर्क है। तो फिलहाल के लिए इनका सेमीकंडक्टर पैकेजिंग साइड में है और कंपनी बता रही थी जैसे ही हम लोग 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे ना यहाँ पे, हम लोग को ओवरऑल ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग 1000 करोड़ का रेवेन्यू मान के चल रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं कि हमको यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा फ्यूचर में। अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि कल से ही अच्छा रेवेन्यू आने लग जाएगा, लेकिन फिलहाल भी यहाँ भी ग्रो हो रहा है और कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग FY26 में ओवरऑल और आने वाले 2 से 3 सालों में बड़े आराम से 25 से 30% ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो कर लेंगे। लेकिन आप अगर देखोगे इनका नंबर Q2 FY26 में, तो यहाँ पे हार्डली मतलब उस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ है जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ तो मतलब हार्डली 4-5-6% का ही ग्रोथ हुआ था इन लोग का, यहाँ पे ये रहा। हाँ, अगर आप ये देखोगे ना Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो आप अगर रेवेन्यू देखोगे तो 2.5% से इन लोग का रेवेन्यू ऊपर गया है। अगर आप प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे तो प्रॉफिट नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है। ऊपर क्यों गया है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 58% से प्रॉफिट नीचे आ गया, लेकिन नहीं, इन लोग का लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में वहाँ पे कुछ आई थिंक 29 करोड़ के अराउंड अदर इनकम था, वो वन टाइम था, इन द सेंस कि उससे कुछ उन लोग का रेगुलर फ्लो नहीं था जो अदर इनकम में वे बार बार 20 करोड़ 25 करोड़ नहीं आता, वे वन टाइम था। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे कुछ उसका दिया भी नहीं। कंपनी को देना चाहिए, बताना चाहिए अपने इन्वेस्टर को कि वे वन टाइम था कि क्या था। लेकिन आप देखोगे उनका जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जो अदर इनकम आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो जिनका 31 करोड़ का ओवरऑल अदर इनकम आया था ना, इसमें से 29 करोड़ आई थिंक वन टाइम था, तो वन टाइम उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो अब इस क्वार्टर में भी Q2 में, तो यहाँ पे आई थिंक बस मतलब आप खुद देख लो 4.5 करोड़ के आसपास इन लोग का अदर इनकम हुआ है ओवरऑल इस क्वार्टर में। और अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे 31 करोड़ का है, जिसमें से आई थिंक बस 29 करोड़ ही एक तरीके से बाहर से है, मतलब ये रेगुलर नहीं है। तो अगर हम थोड़ा उसको हटा के देखेंगे तो यहाँ पे इन लोग का आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा, सॉरी इन लोग का आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, सॉरी। तो वही है कंपनी, लेकिन यहाँ पे उसको हटा के दिखाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसको एज इट इज बिना छेड़े छाड़े ओवरऑल कंपेयर करके दिखा दिया कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से क्या ग्रोथ हुआ है, क्या ग्रोथ नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग उस अदर इनकम को हटा के बिना हटाए देखेंगे ना, तो इन लोग का मतलब 58% से प्रॉफिट वगैरह नीचे आ गया है। तो अब वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हटा के देख रहे हो कि नहीं हटा के देख रहे हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस मैटर में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इससे थोड़ा दूर रहते हैं। हम लोग बात करते हैं इनका रेवेन्यू से, क्योंकि हमको ज़्यादा मेन होता है। हम लोग किसी का भी अगर क्वार्टरली नंबर एनालाइज कर रहे हैं ना, तो हमको सबसे ज़्यादा मेन होता है उसका पहले रेवेन्यू ग्रोथ देखना, उसके बाद इबिट्टा मार्जिन देखना कि क्या इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, फिर उसके बाद हमको ये देखना होता है कि पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे हमको देखना चाहिए, ना कि हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट देखें। ऐसा नहीं होता है, पहले आप ये देखो कि कंपनी का क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर मान लो किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ही 2-3% है और प्रॉफिट ग्रोथ 500% है, तो क्या करोगे उस 500 जो भी उन लोग का 500% का जो भी प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, आप उसका लेके करोगे क्या, जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ ही 2-3-4% ही हुआ रहेगा तब। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे इजमो का गाइडेंस क्या है, हम लोग पूरे साल में FY26 में आने वाले 2 से 3 सालों के लिए बड़े आराम से 25 से 30% ग्रो करेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी ग्रो किस रेट से कर रही है, हार्डली 2.5% से इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और आप जाके देखोगे लास्ट क्वार्टर में Q1 में, तो वहाँ पे भी कुछ हार्डली इन लोग का ग्रोथ वगैरह हुआ था एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो अब कंपनी इस बार के कॉन कॉल में भी बता रही है, अगर आप इनका Q2 FY26 का पूरा कॉन कॉल जाके रीड आउट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी वहाँ पे गाइडेंस दे रही है कि हम लोग अभी भी स्टिक करते हैं कि हम लोग 20% से लेकर 30% ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम लोग ग्रो कर लेंगे। अब ये ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी। लेकिन कंपनी तो कॉन्फिडेंस थी, लेकिन फिलहाल के लिए इनका 2 क्वार्टर बिल्कुल अप टू मार्क नहीं था जो कंपनी का गाइडेंस था। अब ये हमको ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आपको बिजनेस मिलेंगे जो अपना गाइडेंस देंगे यहाँ पे, ठीक है, और उनका ग्रोथ आएगा यहाँ पे, यानी कि गाइडेंस यहाँ है, ग्रोथ यहाँ है, ऐसे आप समझो। तो अब यहाँ तक उनको वापस आने के लिए अब इससे ज़्यादा रेट से उनको ग्रो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक H1 में ही उस रेट से नहीं ग्रो किया है ओवरऑल कि ये लोग 25 से 30% ओवरऑल कवर कर लेंगे। इनको Q3 Q4 में उससे डबल रेट से ग्रो करना पड़ेगा ताकि ये लोग ओवरऑल
अपना कंसोलिडेटेड लेवल पे 25 से 30% ग्रोथ दिखा पाए। और कंपनी बता रही थी कि हम लोग का EBITDA मार्जिन 20 से 25% के बीच में रहने वाला है। और अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि इनका क्या क्या वर्टिकल है, कहाँ कहाँ से इन लोग का अलग अलग डिवीजन, कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो आप देखोगे इनका इजमो स्टूडियो है जहाँ पे ये लोग कार वगैरह का डिजाइन वगैरह करते हैं, तो यहाँ से है। फिर इन लोग के पास फ्रॉग डाटा है, इजमो माइक्रो है। ये आपका इजमो माइक्रो जानते हो क्या है? ये यही वाला है माइक्रो, 1 सेकेंड, अगर हाँ ये रहा इनका सेमी कंडक्टर वाला ही, ये इनका इजमो माइक्रो है। कंपनी यहाँ बता रही थी कि हम लोग बड़े आराम से 30% प्लस ग्रो करेंगे आने वाले 3 से 4 सालों के लिए, बस इस सेगमेंट में, इजमो माइक्रो साइड में। और कंपनी बता रही थी कि हम लोग ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे 25 से 30% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। तो अब वही है, आपको कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वैसे आप हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह पाओगे। अगर कोई कंपनी अपना गाइडेंस दे रहा है ना, तो आप उसको ट्रैक करो, देखो कि कंपनी जो बता रही थी क्या उसके हिसाब से जा भी रही है कि नहीं जा रही है। फिलहाल के लिए इजमो जो गाइडेंस दे रखा है उसके आसपास भी नहीं है। अब Q3 में Q4 में क्या इनका नंबर रहेगा तब हम लोग उस समय देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो इनका गाइडेंस है वे बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। और अगर आप देखोगे कि इनका कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है, तो आप देखोगे Q2 में, इनका Q2 FY26 में, तो यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो 71% ऑफ द रेवेन्यू यूके से, सॉरी US से आता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से आता है। और यूरोप से 17% आता है और इंडिया से 12% के अराउंड आता है। तो अब देखते हैं कि एक तो फिलहाल के लिए टैरिफ वगैरह का इशू भी चल रहा है, तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है। जो इनका गाइडेंस है क्या उसको मेंटेन रखती है, क्या उसको और कहीं ऊपर नीचे न कर, तो वे तब हमको Q3 और Q4 के क्वार्टर में ही पता चल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मुझे आप एक्स पे DM कर दीजिएगा, हम वहाँ पे और डिटेल में बात कर लेंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे वीडियो वैसे का एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही थे। राधे राधे।